नगर के विधायक रामदान सिंह जी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, वो भी विराजमान हो। बहन संतोष यादव, डिप्टी स्पीकर हरियाणा, वो भी अपने स्थान पर विराजमान हो। सीताराम यादव जी, थोड़ा सा हमने कुर्सियों के ऊपर सीट लगाकर की व्यवस्था बनाई थी, उसी डेकोरम के हिसाब से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मंच की व्यवस्था को उसी हिसाब से आप हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि आप सभी हमारे सर माथे पर हैं, आप सभी हमारे मेहमान हैं, आप सभी देवता तुल्य। एक बार मंच की व्यवस्था उसी अनुरूप आप बनाने का कष्ट करेंगे। हमने आपके स्थान के साथ उसी अनुरूप में चिट लगाने की व्यवस्था की थी। हमारे वॉलंटियर से भी मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि हमारे काफी मेहमान जो है अभी मंच के ऊपर नहीं है, आप इस गरिमा को बनाएंगे ऐसा हमें संपूर्ण विश्वास है। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसकी महत्ता को आप समझेंगे ऐसा हमारी आपसे अपेक्षा है। सभी पत्रकार साथियों के लिए आप दाईं तरफ की गैलरी को खाली करेंगे। अभी भी कुर्सियां खाली हैं, जो भी गैलरी में युवा साथी बार बार संबोधन के बावजूद भी आप इधर कृपया करके आप इस गरिमा को समझें। आपसे बार बार आग्रह, आपसे बार मैं आग्रह करना चाहता हूं यादव सभा के प्रधान डॉक्टर प्रेमराज यादव उनकी कार्यकारिणी से कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बहुत ही प्रिय राज्यसभा सांसद और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी का फूलों का बुका देकर के इनका स्वागत करेंगे। मैं रामदान सिंह जी से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अच्छा, जैसा कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसी स्वागत में, इसी सम्मान में सभी का स्वागत और सम्मान, क्योंकि हमने मंत्री जी का समय बचाना है, इनको काफी कार्यक्रमों में शरीक होना है। मैं डॉक्टर प्रेमराज यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि आज की अध्यक्षता कर रहे बाबा भारत सिंह महल जी को एक बार आज के हमारे मुख्य मेहमान को लोई पहना करके यादव सभा के प्रधान और उनकी कार्यकारिणी सम्मानित करना चाहती है। भूपेंद्र जी यादव जी को, जैसा कि परंपरा है हाथी के पांव में सबका पांव, जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि मंत्री जी के स्वागत में सभी का स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे, स्वागत करें। यादव सभा की तरफ से हमारे मंत्री जी को समाज की, यादव सभा की केवल एक पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि मुझे निर्देश हुआ है और मंत्री जी का भी स्पष्ट आदेश था कि मेरे पहले आने से पूर्व ही सभी वक्ताओं से आप संबोधन पूर्ण करवा लें, क्योंकि सभी लोग एक के साथ ही पहुंचे हैं। तो मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, प्रधान जी एक मांग पत्र रखेंगे और उसके बाद हमारे मेहमान, मुख्य मेहमान आदरणीय भूपेंद्र यादव जी अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा समय तक मैं और डॉक्टर प्रेमराज जी आपके और मंत्री जी के बीच में नहीं रहेंगे। इसी आग्रह और के साथ कि आप इसी अनुशासन और तन्मयता के साथ अपना 15 मिनट का योगदान आप हमारे मुख्य अतिथि के लिए आप देंगे, ऐसी हमारी कामना है। मैं डॉक्टर प्रेमराज यादव जी को जो हमारा मुख्य मांग पत्र है वो पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधान ऊर्जावान डॉक्टर प्रेमराज यादव जी। धन्यवाद अनिल जी।
यादव सभा के इस कार्यक्रम में आज प्रथम बार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जी आपके बीच पहुंचे हैं और उनके साथ आए अध्यक्षता कर रहे बहन बालकनाथ जी, सांसद धर्मवीर जी, विधायक रामधाम सिंह जी, बहन संतोष डिप्टी स्पीकर जी, विधायक सीताराम जी, विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी और सम्मानित मंच, हम आपको पाकर इतना हर्ष हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं करें। यादव जी, मंत्री जी, हमारा ये गौरव है कि प्रथम बार आप इस मैदान में पधार कर आज हमें कृतज्ञ करने आए हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस पंडाल में उपस्थित सबका नाम नहीं लेकर समस्त यहाँ हमारी आदरणीय बहनें, महिलाएं और युवा वर्ग, तमाम अधिकारीगण, तमाम यहाँ पहुंचे नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि मंत्री जी का जो सम्मान हो रहा है और जो हम नाम पत्र पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में थोड़ा ध्यान दें। श्री भूपेंद्र यादव जी श्रम रोजगार, वन, पर्यावरण, जल तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय यादव जी, आपके यहाँ महेंद्रगढ़ में प्रथम शुभागमन पर मुख्य अतिथि के रूप में यादव सभा महेंद्रगढ़ आपका हार्दिक सुस्वागत और अभिनंदन करती है। जोरदार ताली। यादव सभा महेंद्रगढ़ आपसे विनम्र निवेदन करती है कि उपयुक्त पुस्तकालय भवन, जिसका अभी अभी आप ई लाइब्रेरी का शुभारंभ करके आए हैं, ये अनुमानित करोड़ों रुपए का है। यह पुस्तकालय विश्व स्तर का अनूठा और पूरी तरह से डिजिटल होगा। भूतल की मंजिल पर पार्किंग तैयार है, जहाँ करीब 150 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। इस भवन में 2 जिले, 2 लिफ्ट, 2 बैंक भवन, 4 एटीएम और 11 बड़े हॉल हैं। 30 कमरे ऐसे हैं जो वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शौचालय समेत निर्मित किए गए हैं। इसकी छत पर धर्मशाला भवन की तरह से, क्योंकि मैं आपकी जानकारी बता दूं, धर्मशाला में 80 प्लेटें सोलर प्लेट लगी हुई हैं, जिसके कारण हमारी बिजली की ऊर्जा बच जाती है, बिजली का खर्च बचता है। इस पर भी हमारी योजना है सोलर प्लांटें लगाने की। पुस्तकालय भवन का ढांचागत रूप से ये भवन पूरी तरह से तैयार है। इस पुस्तकालय भवन में उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च कोटि के विद्वानों, लेखकों के अध्ययन प्रकाशित सभी विषयों, तकनीकी ज्ञान भंडार का समस्त साहित्य, सामाजिक, ऐतिहासिक, स्वरूप, धार्मिक, वैदिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, विश्व स्तरीय ज्ञान के सभी शब्दकोश, मुद्रण और पाठन सामग्री यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकार के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की व्यवस्था पुस्तकालय हाल में कर दी गई है। दोनों लिफ्टों की व्यवस्था एवं स्थापना हेतु पुस्तकालय भवन की छत पर 25 केवी की सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना एवं फर्नीचर, आईटी उपकरणों की उपलब्धता, तो साजो सामान हेतु आपसे अनुरोध है कि कॉर्पोरेट जगत से सीएसआर कोष के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की सहायता हेतु आपसे अनुशंसा यादव सभा करती है। यादव सभा आपसे विनम्र आग्रह करती है कि केंद्र सरकार से इस पुस्तकालय की समूची व्यवस्था आपके द्वारा इस संपूर्ण रूप से निरंतर संचालित होती है, ऐसी हमारी आपसे अपील है। सरकार के इस योजना की सफलता हेतु सरकारी कोष से अधिकतम अनुदान प्रदान कराने का भी आप कष्ट करेंगे। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को सार्थक सिद्ध करते हुए यादव सभा अथक प्रयास कर रही है। यादव सभा को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं की हार्दिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आप केंद्र सरकार के एक कर्मठ और लोकप्रिय मंत्री हैं, इसलिए इस क्षेत्र की जो मांगे हैं उनके लिए भी मैं आपसे थोड़ा सा रूबरू कराना चाहता हूं। जो 4 फरवरी से अहिर रेजिमेंट के संदर्भ में धरना चल रहा है, यादव सभा भी उसका पुरजोर समर्थन कर चुकी है। अनेक अन्य समुदायों से भी हमें उसके समर्थन के पत्र मिले हैं जो हमने भेजे हैं। सरकार को भी हमने अपनी तरफ से इस मामले में अपील की है।
तो हाई जजमेंट के संदर्भ में हम आपसे आशा ही नहीं चाहते हैं कि आप इस किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से इसको सही चलाने का काम करेंगे। यादव जी, ये इलाका वीरों और बलिदानियों का है, कुर्बानियों का है। ये वो क्षेत्र है नरसिंहपुर के मैदान में राम तुलाराम के उस नेतृत्व में 5000 सैनिक एक दिन शहीद हुए थे। आज वो रक्त रंजित भूमि आप आज नरसिंहपुर में देख सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे उन वीरों की याद में रेजांगला शहीद शौर्य, जिसको कौन नहीं जानता, जो शहीद धाम के नाम से जाना जाता है और जहां हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भी वहां पहुंच चुके, रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं। इसलिए यहाँ पर शहीद रेजांगला शौर्य स्मारक संग्रहालय का निर्माण कराया जाए। हरियाणा लोक सेवा आयोग में एचपीएससी की भर्तियों में पिछड़ा वर्ग बीसी के 27% कोटे को बहाल करने की मांग हम आपसे हरियाणा सरकार को अनुशंसा देने की कर रहे हैं। महेंद्र स्थित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसके जनक मैं कहूँ आपके बराबर बैठे राजदान सिंह, जिन्होंने ये हमें एक नायब तोहफा दिलाया था, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी से और मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय यादव सिंह जी ने घोषणा की थी लॉर्ड कृष्णा विश्वविद्यालय की, लॉर्ड कृष्णा सीयू की, तो उस नाम की सार्थकता को बनाने के लिए हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि इस सीयू का नाम भगवान श्री कृष्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी गिरवाया जाए। आपके क्षेत्र और आपके विभाग की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या इस क्षेत्र की है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारा दुख तो इतना है कि यहाँ पर हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ के तमाम हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाने थे। उस भयंकर बीमारी के रूप में कोरोना संकट काल में हमारा भी प्रस्ताव था और मुझे खुद सीएमओ साहब ने चिट्ठी दिखाई कि भाई आपका यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे ऑक्सीजन प्लांट नहीं बना, जबकि महेंद्र नारनौल कनीना में स्थापित हो चुका है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि भविष्य की खतरों को टालते हुए यहाँ भी इसकी स्थापना जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार को कहकर के आप कराएं और न केवल इसकी स्थापना बल्कि आपके महकमे की ESI सी क्लिनिक डिस्पेंसरी चालू करने का भी मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ तमाम मेहनत की जनता की ओर से, क्योंकि ये मेहनत की जनता कहने को यहाँ शिक्षा का है और हमारे अधिक छात्र छात्राएं उच्च कोटि की शिक्षाएं पाकर आज IAS तक हर साल 5-5 4-4 हमारे IAS निकल रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र की रोजगार की जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि ESIC की भी एक आपके डिपार्टमेंट से स्थापना हो जाए तो लोगों की पीड़ा भी मिटे और लोग। माननीय मंत्री जी, वन्य जीव और अभ्यारण्य या एक चिड़ियाघर की भी मैं आपसे मांग करूंगा कि वो इस क्षेत्र में आप स्थापित कराएं। महेंद्रगढ़ जिले की सार्थकता के लिए जो नाम का महेंद्रगढ़ चल रहा है, लेकिन मुख्यालय नारनौल में है। हम ये चाहते हैं बेशक नारनौल को अलग जिला बना दिए, जिन महेंद्रगढ़ की सार्थकता भी बनाने की कोशिश करें आप, क्योंकि एकमात्र 2 बात ऐसी हैं पूरे भारत देश में, एक महेंद्रगढ़ ही ऐसा नाम है जिसका नाम तो जिला है लेकिन मुख्यालय नारनौल में है। जिस तरह से पिछले दिनों नेशनल हाईवे को बदल करके हरियाणा सरकार ने स्टेट हाईवे बना दिया, ये 2 स्तरीय हमें आप सबको अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए इस रोड को अगर फिर NHAI लगा करके इसको जल्दी शुरुआत करते, बहुत लंबा समय निकल गया, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही। केंद्रीय रेल बजट में घोषित अलवर से रोहतक लाइन का निर्माण तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने किया था। ये प्रोजेक्ट अलवर से रोहतक वाया बहरोड नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी, जिसको हमारे सांसद भी कई बार उठा चुके हैं, आपके बीच बैठे हैं सांसद रणवीर जी, इन्होंने भी इसको कई बार उठाया है और आश्वासन भी दिलाया है। आप इस रेल मंत्री से कह करके इस प्रोजेक्ट को भी सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। महेंद्रगढ़ खुलाना में प्रस्तावित IMT केवल एक और सपना बनकर रह गया है।
उसके पश्चात खरगोदा में IMT स्थापित हो चुकी है, लेकिन मेरठ के लोग आज भी उससे वंचित हैं, जिसका उद्घाटन किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास जी आपके बीच बैठे हैं, इन्होंने भी उस समय इस प्रोजेक्ट को बड़े जोर शोर से उठवाया था, लेकिन आज तक माननीय मंत्री जी इस विषय में किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस हमें नजर नहीं आ रही। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या खेल अकादमी की स्थापना मेरठ में कराई जाए, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है और आप हमारी इस अपील को शीघ्र ही पूरा करेंगे। यादव सभा मेहनत के सौजन्य से निर्माणाधीन यादव सभा डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय को पूरा करने का आर्थिक सहयोग दें। धन्यवाद आप सबका, आभार। जय हिंद। अगर वश में होता तो आसमान देने को मन करता है, अगर वश में होता तो आसमान देने को मन करता है। आपके सम्मान में शीश झुकाने को मन करता है और आपने यहाँ आकर इस बंजर जमीन में केसर उगा दिए, आपके एक इशारे पर तो जान लेने को मन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य हम डॉक्टर ईश्वर जी जो मंत्री जी के भाई हैं, उनसे एक बार मिले थे किसी सिलसिले में, उन्होंने आपके बारे में तारीफें की, लेकिन आज इस भरी सभा में थोड़ी सी शिकायत मुझे डॉक्टर ईश्वर जी से ये है कि उन्होंने आपके बारे में जो बताया वो कम बताया, आप उससे भी 10 कदम आगे। मैं इस जनता जनार्दन की तरफ से आपको मंच के ऊपर जोरदार तालियों के बीच में साधारण मुझे करता हूँ कि आप आए और अपने लोगों से मुखातिब हो। आपके बारे में राजनीतिक गलियारों में बहुत तरह की चर्चाएं हमें सुनने को मिलती है और वो हमें प्रफुल्लित भी करती है। भगवान करे वो दिन जल्दी आए और जब भी कभी भी आपको केंद्र सरकार को ये दिखाने की आवश्यकता हो, क्योंकि आप राज्यसभा से चुन करके गए हैं, राज्यसभा के सांसद की जवाबदेही कम होती है, लेकिन फिर भी मंत्री बनने के बाद आपने उस जवाबदेही को स्वीकार किया। अगर कभी सहीवाल की धरती से आप ये साबित करना चाहे कि आपको जनता का कितना समर्थन है, तो आप एक बार मेरठ की तरफ मुख करें, हम आपका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र यादव जी आए और अपने लोगों से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित हमारे यादव महासभा के अध्यक्ष देवनाथ जी, हमारे इलाके के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, आज सुबह से मेरे साथ कार्यक्रम में चल रहे हमारे अस्तरबोर मठ के महंत और हमारे नगर के सांसद सम्माननीय महाराज बालकनाथ जी, महेंद्रगढ़ के हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राम सिंह जी, महेंद्रगढ़ के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप सबके लाडले सम्माननीय रामविलास जी, मंच पर उपस्थित नागर चौधरी के हमारे विधायक डॉक्टर अजय सिंह जी, दिल्ली के हमारे विधायक राम जी, सबसे पहले और मेरे सामने उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मुझे आयोजकों ने सबसे पहले खड़ा कर दिया। मैं क्षमा मांगना चाहूँगा हमारे मंच के सभी वरिष्ठ नेताओं से, और पीछे हमारे डॉक्टर राकेश जी भी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी भी बैठी है, सत्यव्रत जी भी बैठे हैं, क्योंकि मंच के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चौधरी धर्मवीर जी हैं, हमारे रामविलास जी हैं, रावदान सिंह जी हैं, महंत बालकनाथ जी हैं, ये सब लोग, सीताराम जी, डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, किसी भी राजनीतिक दल में इन्होंने काम किया हो, किसी भी परिस्थिति में काम किया हो, सब लोगों ने
महेंद्रगढ़ की जनता की पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करी है। मेरे से ज़्यादा अनुभव रखने वाले श्रेष्ठ नेता बैठे हैं, फिर भी मुझे बोलने का अवसर मिला है, तो मैं इनसे पहले माफी मांगते हुए आपसे बोलना चाहूँगा और आशा ये इसको स्वीकार करें, क्योंकि मुझे आगे बार एसोसिएशन के भी कार्यक्रम में जाना है और वकीलों का काम तो 5 बजे बंद हो जाता है। और उसके साथ ही साथ आज आने में एक कारण से देरी भी हुई। इस इलाके के पूज्य संत शरणानंद जी की आज प्रथम पुण्यतिथि थी। स्वामी रामदेव जी भी आए थे, बहुत सारे संत और राजनीतिक नेता भी आए थे और कार्यक्रम देरी से चला। और मैं बहुत भाग्यशाली इस मायने में भी हूँ कि रास्ते में कई जगहों पे बहुत सारे लोगों ने प्रेम से स्वागत किया, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी हृदय से मैं आभार। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार अलवर, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है। इस इलाके में आज शरणानंद जी की पुण्यतिथि भी है। जो भी हमारे संत हैं, चाहे बाबा केदारनाथ जी हुए हों, शरणानंद जी हुए हों, हमारे नूरगढ़ वाले सोमानंद जी हुए, महाराज चारनाथ जी हुए, मैंने कल भी कहा और आज भी कहा कि सब अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव रहे। खाली संस्था बनाने से ज्यादा उन्होंने इलाके में जो सबसे ज्यादा काम किया वो शिक्षा को लेकर के काम किया, और उसमें भी सब संतों ने जो काम किया वो लड़कियों की शिक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा काम किया, इसलिए सारे नमन के काम। और महेंद्रगढ़ का तो एक और भी सौभाग्य है कि महेंद्रगढ़ का देश में नहीं, दुनिया में अगर नाम करने का किसी ने काम किया है तो हमारे स्वामी रामदेव जी ने नाम किया। और कभी कभी हमें लगता है, रोजगार को लेकर के भी लगता है, बाकी विषयों को भी लेकर लगता है, लेकिन 2 दिन पहले जो स्वामी जी की उपलब्धि है, योग का तो एक क्षेत्र है ही, लेकिन योग के क्षेत्र के साथ दुनिया में जो IIM करके बड़े बड़े मैनेजमेंट के कोर्स करके लोग जो अपनी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड कराने का काम करते हैं, वो अगर कराने का काम किया तो महेंद्रगढ़ से निकले हुए, गुरुकुल से पढ़े हुए स्वामी रामदेव जी ने। ये इस बात को दर्शाता है कि अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना होता है तो केवल आज की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं सोचना होता। आज की परिस्थितियों से आगे बढ़कर के आने वाले 20 साल 50 साल के लिए हम अपने समाज की क्षमताओं को किस प्रकार से बढ़ा पाएंगे। आज जो आपकी पीढ़ी 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की है, वो जब आने वाले समय का समाज आएगा तो उस क्षमताओं को लेकर के किस प्रकार से लड़ पाएंगे। और इसलिए आने वाले जो 50 साल का समय है, ये पूरी तरीके से दुनिया में जिस प्रकार की नई क्रांति आ रही है, ये डिजिटल क्रांति का समय है। और जब प्रेमराज जी और इनकी टीम मेरे पास आई थी तो मैंने इन्हें कहा था कि भाई, एक समय होता था कि भवन बनाए जाते थे ताकि आसपास के गांव के लोग आए, वो भवन में रुक सके, कोई सामाजिक कार्यक्रम कर सके। पर देखते देखते समय बदल गया। अब तो लोग महेंद्रगढ़ से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में भी गाड़ी पे बैठकर आते हैं और शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। तो हमारे जो इतने बड़े भवन बन रहे हैं, इनका उपयोग क्या होना चाहिए। अगर जैसे किसी घर का अगर लंबे समय तक साफ सफाई न की जाए, किसी का आना जाना ना रहे, तो वो घर में जाले पड़ जाते हैं। और अगर आना जाना भी रहे और आना जाना ताश खेलने के लिए हो, आना जाना दोस्ती करने के लिए हो, तो भी भवन का माहौल बिगड़ जाता है। जब प्रेमराज जी और सब लोग आए थे तो मैंने हमारे गांव में की लाइब्रेरी की स्थापना करी थी। मैंने उन्हें कहा था कि आप वो लाइब्रेरी देख करके जाइए। उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप लाइब्रेरी देखने के बाद दोबारा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ऐसी ही लाइब्रेरी हमको महेंद्रगढ़ में हमारे भवन में बनानी है। मैंने कहा बनाइए, और बनाने के बाद
जितना भी सहयोग देने का काम होगा वो सहयोग देने का काम करेगा। एक बहुत बड़ी बात आजकल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक बात कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई आजकल इलाके में स्कूल बहुत हो गए, तो स्कूल वालों से मैंने पूछा कि भाई आप जो स्कूल चलाते हो, आपको सबसे बड़ी किस समस्या का सामना करना पड़ता? उन्होंने मेरे को एक चीज कही और जो मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि फीस तो दे दो 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये महीना। लोग बाग फीस भी दे देते हैं, लेकिन फीस देने के बाद बालक घर में कोई हल्की सी भी छेड़छाड़ भी करता है तो उसको समझाते नहीं। स्कूल वाले को आके कहते देखो आप क्या पढ़ा रहे हो, बच्चा घर में ये कर रहा है। आप ये मान करके चलना कि फीस कितनी भी दे दो, लेकिन फीस देने के बाद भी संस्कार देने का जो काम है वो स्कूल से नहीं हो सकता है, संस्कार देने का काम घर से ही हो सकता है। और इसलिए जब संस्कार देने का काम घर से हो सकता है तो एक चीज आजकल बड़ी भारी समस्या आ रही है। पहले 10वीं 11वीं के बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों को कोई फोर्स से भी आदमी आता था, कोई 2 बातें बताता था तो बच्चे मान लेते थे। आजकल तो बच्चे इंटरनेट पर है, आप जितना कहोगे उससे आगे की दुनिया उनको पता होती है, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा जानकारी उनको होती है, जितना आप कैरियर के बारे में पता करना चाहते हो उससे ज्यादा कैरियर के बारे में ऑप्शन उनके पास होता है। तो आजकल उल्टा गैप आ गया। आजकल बच्चों के पास जानकारी और काउंसलिंग की माँ बाप को जरूरत है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात को आप पूरी तरीके से गंभीरता से करिए। बच्चों के कैरियर के गाइडेंस की जरूरत है और माँ बाप के काउंसलिंग की जरूरत है। ये दोनों गैप को जब हम पूरा करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को नई डिजिटल वर्ल्ड के लिए हम तैयार कर सकते। और इसलिए जब हमने भी जो ई-लाइब्रेरी चलाई, तो ई-लाइब्रेरी चलाने का ही कंप्यूटर दे दिया, उससे कोई ई-लाइब्रेरी चला नहीं करती। कंप्यूटर देने के बाद तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि एक बार गूगल में एक चीज डालो तो दुनिया बहुत दूर तक चली जाती है। आजकल कई जगह हम लोगों को एक नई समस्या का सामाजिक चुनौती के रूप में सामना करना पड़ा और इसको सरकारें भी सामना कर रही है, बाकी लोग भी सामना कर रहे हैं कि एक बार वेबसाइट पर अगर बच्चा जाता है तो किस वेबसाइट पर दुनिया में कहाँ पे सफर करेगा, उसका भी एक नई समस्या आ रही है। इसलिए कई जगहों पे जब हमें देखते हैं कि इंटीरियर स्तर पर आजकल तो बच्चे नए नए ऐप बोल रहे थे, लेकिन साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए ये डिजिटल जो एजुकेशन है ये अपने आप में ताकत है, तो इसका रेस्ट्रेन करना भी जरूरी है। और इसलिए इसके लिए आप हम लोगों ने हमारी एक संस्था के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू करा है, जिसको डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल गैप जो है उसको भरने का काम ये अब हम लोगों ने करने के लिए कुछ नए कार्यक्रम हमारी ई-लाइब्रेरी में करेंगे। इसलिए प्रेमनाथ जी जब कह रहे थे तो मैं निश्चित रूप से जो काउंसलिंग के विषय और जो सबसे बड़ा विषय है, जो नए स्कूल भी चल रहे हैं, हमारे जो जितने स्कूल चल रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, सबको स्कूल चलाने चाहिए। जितने ज्यादा एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनको चलाने चाहिए, लेकिन जो टीचर्स हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका भी कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, ताकि नई जनरेशन की एम्बिशन और ये जो शिक्षा दे रही है इसकी कैपेसिटी को हम समान कर सके। अब हम नए जमाने के हिसाब से अच्छी नौजवान पीढ़ी को आने वाले समय के लिए, और इसलिए मैं यादव भवन, यादव महासभा, महेंद्रगढ़ को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमारे पास जो टीम है, जो आजकल राजनीति के अलावा मेरा जो दूसरा सबसे बड़ा पैशन है वो इस डिजिटल एजुकेशन में नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का है। आप जब भी कहोगे हमारी जो टीम है वो जितना आपको आकर के यहाँ गाइडेंस और सहयोग कर सकेगी, निश्चित रूप से सहयोग करेगी। और मैं भी समय लगा करके आपकी इस डिजिटल एजुकेशन की तैयारी करने में पूरे कदम से कदम मिला करके मैं आपका साथ दूंगा। दूसरा एक विषय है महेंद्रगढ़ की अपनी एक विशेष प्राकृतिक परिस्थिति। ये इलाका जरूर मरुस्थल का इलाका रहा है, ये इलाका जरूर रेतीला इलाका रहा है, पर इस इलाके की विपरीत मौसम की परिस्थितियों ने भी कभी इस इलाके के हौसले को
इसकी भावना को, इसकी जज्बात को और इसके देश सेवा करने के संकल्प को कभी कम नहीं किया है। इसलिए महेंद्रगढ़ ये वीरों की भूमि और हमारे यहाँ पर एक बड़ी परंपरा भी रही। ये अच्छा किया यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का एक जो संकल्प किया वो पूरा हुआ। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 5-6 साल पहले ये पाली के पास विश्वविद्यालय को लेकर के दिल्ली में एक धरना भी चला था और जब धरना चला था तो काफी सारे भाई आए थे, हम भी उस समय उनके साथ मिले थे। बाद में आप लोगों को आपके आंदोलन को सफलता मिलने का काम भी हुआ, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन अब ये जो हमारा महेंद्रगढ़ का विश्वविद्यालय है, ये एक बड़ा विश्वविद्यालय कैसे बने, मैं आपके सारे जनप्रतिनिधियों को धान सिंह जी से लेकर रामविलास जी तक, चौधरी धर्मवीर जी के नेतृत्व में आप लोग दिल्ली आइए। मैं खुद धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आपके साथ चलूंगा और विश्वविद्यालय के लिए जो असंभव मदद का विषय होगा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो विषय है महेंद्रगढ़ की जमीन को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी पानी की समस्या। हमारा महेंद्रगढ़ की जो रोड की जो कनेक्टिविटी की समस्या थी, काफी चौधरी धर्मवीर जी ने काफी सारे विषयों को साथ लग करके, महाराज बालकनाथ जी भी लगे, गडकरी जी से काफी बार मुलाकात भी हुई और उन विषयों को समाधान कराने का प्रयास किया। तो रोड की कनेक्टिविटी का काम तो अच्छा शुरू हुआ। बीच में एक और समस्या आ गई थी, हमारे भट्टे वालों की समस्या आई थी। भट्टे वालों के लिए भी आए थे चौधरी धर्मवीर जी, हमारे विजेंद्र जी, हमारे कौशिक जी, ये सब सारे हमारे जनप्रतिनिधि बैठे भी थे। हमने मंत्रालय में 3 साल पुराना जो नोटिफिकेशन था उसको निकालने का काम किया और आज सर्व न्यायालय का भी निर्णय इस प्रकार से आया है कि एनसीआर रीजन में जो भट्टा उद्योग के कारण हमारी समस्या हो रही थी, उस संकट को दूर करने में हम कामयाब हुए हैं और अब ढंग से जिगजैग टेक्नोलॉजी के आधार पर, कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर हमारे भट्टे अच्छे तरीके से चल सकेंगे ताकि हमारे स्थानीय ग्रामीण लोगों के रोजगार का काम सुनिश्चित हो। फिर भी क्रेशर वाला विषय है, उसका भी जोन का विषय है, मेरे ध्यान में है। अभय सिंह जी और आप लोग आएंगे, उसके भी समाधान के लिए हम काम करेंगे। लेकिन जो एक बड़ा विषय है वो महेंद्रगढ़ एक अभी ध्यानों के पास लगता हुआ एक ड्राई रोड का विषय जो है वो इस क्षेत्र की एक बड़ा एक ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, क्योंकि खेती के साथ साथ रोजगार के जो बाकी के साधन हैं उनको बढ़ाना होगा। हम चाहते तो हैं कि हमारे यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसके बारे में नए तरीके से सोचने का विचार करना होगा। डॉक्टर अभय सिंह जी ने भी मेरे को कई विषय कहे हैं, चौधरी धर्मवीर जी ने भी विषय कहे हैं, राव धान सिंह जी ने भी काफी विषय कहे हैं। और जब भी ये सब लोग मिलते हैं तो एक बार तो हम लोग पूरे तरीके से महेंद्रगढ़ के विषय में पूरी तरीके से विचार करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक जिम्मेदारी जो है आपकी सेवा करने की सौंपी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनके जो मन में एक संकल्प रहता है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प रहता है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ये है कि देश का हर जिला, हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भरता की उस स्थिति को प्राप्त करे जिससे हम पूरे देश का विकास कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में हमेशा कहते हैं कि शरीर का एक हाथ अगर मजबूत हो और दूसरा हाथ कमजोर हो तो वो शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। अगर किसी भी शरीर को मजबूती के साथ चलना चाहिए तो उसके दोनों हाथ मजबूत होने चाहिए। इसलिए हमारी ये सरकार आने के बाद देश के 116 जिले जो विकास के मानक में पिछड़े जिले थे उनको आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित किया। देश के विकास का अर्थ यह है कि सभी समाजों का साथ विकास हो, सभी वर्गों का साथ विकास हो, तो सभी क्षेत्रों का भी साथ विकास हो, तभी विकास की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। और इसलिए जो जिम्मेदारी का भाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं विनम्रता के साथ उस भाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आपसे मैं ये कोशिश करके कहना भी चाहूँगा, आपने खेल अथॉरिटी की बात कही है, निश्चित रूप से स्थानीय सांसद और विधायक आए साइक की अथॉरिटी के लिए, अनुराग ठाकुर जी के साथ बात करके हम उस समस्या के समाधान की भी बात करेंगे। बहुत सारे विषय जो आप करेंगे तो विषयों को मैं इतना कहना चाहूँगा, गंभीरता से आपकी सारी मांग को मैं पढ़ूंगा, लेकिन 4:20 हो रहे हैं,
बार एसोसिएशन में भी जाना है और आपका मेरा साथ ही लगातार बना रहेगा। भगवान ने जो ताकत दी, जितनी सेवा करने का काम होगा आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं हमेशा मुझे मिलती रहे, हमारे जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता रहे, आपकी ताकत मिलती रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है उसको पूरा करने का संकल्प कर सकूं, ऐसी ही शुभकामनाएं आप मुझे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। जी से 2 मिनट का समय हम लेंगे। एक बार बड़ी माला कुछ युवा लेकर के आए हैं, वो सम्मान करना चाहते हैं और नीता यादव जी भी और सभी से मैं आग्रह करूंगा कि भोजन की व्यवस्था है आपके लिए। बड़ी माला पहना करके हमारे परवीन साथी, बाली जी, राजू जी, सतीश शेट्टी साहब, ये मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए, इनका स्वागत करते हुए, और नेताजी भी जो बुहाना से चेयरमैन रही है वो भी एक गुलदस्ता भेंट करके मंत्री जी का स्वागत करना चाहती हैं, वो भी आए। आप सभी लोग बहुत ही भारी संख्या में मंत्री जी के विचार सुनने के लिए, मंत्री जी और तमाम मेहमानों से हम निवेदन करेंगे कि वो लंच की व्यवस्था उनके लिए की गई है तो वो एक बार लंच ग्रहण करें। और जितने भी स्मृति चिन्ह हमने अपने मेहमानों को दे रहे हैं वो स्मृति चिन्ह हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार सभा के द्वारा स्मृति चिन्ह को ग्रहण करें। स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री जी, स्मृति चिन्ह आप ग्रहण करेंगे। माननीय सांसद साहब को एक स्मृति चिन्ह देंगे। माननीय विधायक राव दान सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह यादव सभा भेंट करेगी। आप सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में यादव सभा के छोटे से आह्वान पर आप हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग अपना भोजन लेकर के जाएंगे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा विश्वास है। आप लोगों ने इस आयोजन को बहुत ही सफल तरीके से सफल करवाया। आप सभी के चरणों में आपका धन्यवाद। माननीय सांसद साहब को यादव सभा के लोग स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका धन्यवाद करते हुए मैं बालकनाथ जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर यादव सभा से मेरा आग्रह। आप कहाँ बाहर में? क्या हाल है?
विचार